हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, स्वस्थ हों, मस्त हों, खुश हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हों। तो जिनका भी 21 को एग्ज़ाम है तो उनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। और कल मैंने हिंदी का पूरा रिवीजन वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच। एंड आज आपको मिलेगा करंट अफेयर का वीडियो। ये जो वीडियो है वो करंट अफेयर का है और इसमें जो जीके पोर्शन आना है, ये करंट अफेयर जनरल है, मतलब जो रिसेंटली चल रहा है सिर्फ उस पे बेस्ड है। और इसके लिए जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी मैं अपलोड करूँगी अलग से, और उसके साथ कंप्यूटर। और देखती हूँ कितना हो पाता है, क्योंकि दिक्कत ये हो जाती है मेरे साथ, मुझे वीडियो अपलोड करने में परेशानी नहीं होती है, मैं अपना सारा रिवीजन आपके साथ एक ही दिन में शेयर कर सकती हूँ। बट समस्या कहाँ आती है, समस्या सबसे बड़ी आती है, डेटा खत्म हो जाता है। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसके बाद थोड़ी-सी मैंने अपनी पढ़ाई की और पूरा डेटा खत्म हो गया, फिर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो इसलिए आज देखती हूँ, प्लान तो मैं बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, पर अकॉर्डिंग टू डेटा ही सारा प्लान जो है सक्सेस होता है। तो अभी आपको सिर्फ़ और आपको अभी सिर्फ करंट अफेयर का वीडियो मिलेगा और कोशिश करूँगी कम से कम समय में जितना भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना भी एग्जाम से रिलेटेड है उतना ही आपको कम समय में कवर करा दूंगी मैं। जो भी मैंने अपने लिए तैयार किया है वो सब आपके साथ शेयर कर दूंगी। और उसके साथ साथ जो है एक चीज़, स्टैटिक जीके का पोर्शन भी आपको मैं मतलब शेयर कर दूंगी। लेकिन डेटा का ही वो इशू है, देखती हूँ कितना हो पाता है, जितना हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर दूंगी। और चलिए मिलते हैं करंट अफेयर के रिवीजन के साथ। दिसंबर तक की करंट अफेयर के लिए मैंने बुक ली थी। तो बुक कोई भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क इतना इससे पड़ता है कि आपको उसमें से कितना मतलब समझ में आया है, कितनी आपके लिए चीज़ें यूज़फुल हैं। तो बुक सभी अच्छी होती हैं, कोई भी अच्छी या खराब नहीं होती है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन रैंडमली आ गया है, तो आप देख लीजिए। स्टैच्यू ऑफ इक्विटी सॉरी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट ऊँची 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्थापित की गई थी। 1000वीं जयंती समारोह के अवसर पर कहाँ की गई थी ये की गई थी हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है अब। तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया था। 5 जनवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया था। तो ये रैंडम क्वेश्चन आ गया, तो जस्ट मैंने आपको शेयर कर दिया है। बाकी बहुत अच्छे से डिटेल चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग इस करंट अफेयर की बुक से करेंगे। टॉपिक वाइज़ में जो भी इस बुक में टॉपिक वाइज़ जो भी चीज़ें दी गई हैं, बहुत अच्छे से चीज़ें दी गई हैं। तो बहुत ही कम समय में टॉपिक वाइज़ चीज़ें बुक से करा दूँगी। और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने अपने सेल्फ नोट्स में लिखी हुई हैं, तो वो भी मैं आपको करा दूँगी। देख लेंगे क्या-क्या जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही करेंगे, ढेर सारा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल 5 मार्क्स का आना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो ये गुजरात और हिमाचल प्रदेश, जहाँ 2 जगह चुनाव हुए थे, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो भूपेंद्र पटेल जो हैं वो गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं और हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। तो बस इस पेज से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। और नीचे वाले पॉइंट की बात करते हैं। महिला T20 एशिया कप, ये 1 से 15 अक्टूबर के बीच 2022 में बांग्लादेश में हुआ, जिसमें भारत जो है विजेता रहा और श्रीलंका को हराकर भारत विजेता रहा। बस केवल इतना ही याद रखना है इसमें। और थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर्वोच्च स्कोर जिसका रहा वो हर्षिता मंडावी श्रीलंका की। सर्वाधिक विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा। उसके बाद यहाँ हम बात करते हैं सर्वाधिक रन, जेमिमा रॉड्रिक्स। तो बस इतना ही याद रखने की इसमें चीज़ है। अगर हम बात करें प्लेयर ऑफ द मैच की, तो रेणुका सिंह ठाकुर भारत की, प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा भारत की। तो बस इससे इतना ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम सेकंड पेज की बात करते हैं इस बुक के अकॉर्डिंग, तो सेकंड पेज में जो है राष्ट्रीय खेल के बारे में दिया गया है। राष्ट्रीय खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या है राष्ट्रीय खेल में। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि इसका 36वां संस्करण है राष्ट्रीय खेल 2022 का। इसकी मेजबानी गुजरात राज्य ने की और शुभंकर इसका सावज रहा, जिसका अर्थ है एक एशियाई खेल का निरूपण। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य जो रहा वो खेल के माध्यम से एकता का उत्सव, यानी कि सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। और उसके बाद इसका एंथम जो रहा वो रहा जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और इसे बस इतना ही इसमें से इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से है वो ये कि इसमें 5 नए खेल शामिल किए गए, जिसमें से योगासन, मलखंब, सॉफ्ट टेनिस, गोल्फ और सॉफ्ट बॉल। तो ये 5 खेल जो है नए ऐड किए गए हैं। और साथ ही राष्ट्रीय खेलों में से 3 खेलों को हटाया गया है, जिसमें से कि नौकायन और हैंड बास्केट ऐसा कुछ था, और एक मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। 3 खेल्स को हटाया गया है, 3 गेम्स को यहाँ से हटाया गया है, तो वो भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर मेरे नोट्स में कहीं मुझे नोट डाउन किया हुआ मिला तो मैं आपको जरूर बता दूंगी। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वाले अगर बात की जैसे ये नए खेल जोड़े गए हैं, तो इसमें से योगासन की अगर हम बात करें तो पूजा पटेल ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है योगासन में। और बाकी की चीज़ें इसमें से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इतना ही बस याद रखिएगा कि इसका जो शुभंकर है वो सावज है। नए खेल 5 जोड़े गए हैं, जिनमें से योगासन, मलखंब, सॉफ्ट टेनिस, गोल्फ, सॉफ्ट बॉल है। और इसका जो मेजबान राज्य रहा वो गुजरात रहा। और एंथम जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और साथ में इसका जो आदर्श वाक्य रहा वो रहा खेल के माध्यम से एकता का उत्सव। तो बस इतनी ही चीज़ें याद रखने की हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो ये कि उत्तर प्रदेश ने इसमें 20 स्वर्ण, 18 रजत, 18 कांस्य और कुल 56 मतलब
जो है पदक जीते। पर इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश ही नहीं होगा क्योंकि ये ऑल इंडिया रैंक का एग्जाम है, तो इसको भी इग्नोर हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़। तो इसके बाद अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये कहाँ हुए, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ वो कहाँ हुआ, पणजी गोवा में हुआ। फोकस देश रहा फ्रांस। और इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे नादेर साइबर। जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला जो फिल्म को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को, वो रही आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो वाहिद मुबासिरी। उसके बाद अभिनेत्री की डेनिएला मारिन। तो बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट और है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये कार्लोस सौरा को मिला। बस इतना ही आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो ऐसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, पर बहुत जेन्युइन और एकदम टू द पॉइंट चीज़ें हम पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रिलेटेड होंगी। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार मैं आपको बिल्कुल यूं ही अभी तुरंत ही लर्न करा दूंगी, देखते जाइए बस आप लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संयुक्त रूप से 3 अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो हम इसके लिए एक ट्रिक लगाते हैं, अर्थ के डिब्बे में डायमंड बंद। क्या कहेंगे हम, अर्थ के डिब्बे में डायमंड बंद। तो यहाँ से बंद के लिए हम बैन या बर्नान के समझ लेंगे, और डायमंड हो गया डगलस डब्ल्यू डायमंड, और डिब्बे के लिए हो गया डिब्बिक, फिलिप एच डिब्बिक। तो अर्थ के डिब्बे में डायमंड बंद, तो याद रखिएगा डिब्बिक से डिब्बा से डिब्बिक हो गया, और डायमंड से डगलस डब्ल्यू डायमंड हो गया, और बेनेस बर्नान के बंद हो गया। ठीक है, तो याद हो गया होगा। आई होप आप 2-3 बार से प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद अगर हम शांति पुरस्कार की बात करें, तो शांति पुरस्कार याद रखिएगा, जो अभी रिसेंटली जो ये तीनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही जगह हैं, बस उन्हीं से रिलेटेड है। यूक्रेन, रूस और बेलारूस के जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं एलिस बियालियात्स्की, और मेमोरियल रूस सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यूक्रेन, इन तीनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रसायन शास्त्र की, रसायन के क्षेत्र में किसको मिला है, 3 लोगों को यहाँ भी मिला है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, BMW आप सभी को पता है कि BMW कार होती है, सभी को याद होगा, तो कोई नहीं भूल सकता इसको। बस हमें लास्ट में जो W है इसकी जगह पे S याद रखना है, BMW से याद रखिएगा, आपको W को रिप्लेस करके S बनाना है। और B से हो गया बर्टोजी, M से हो गया मेंडल, और S से हो गया साप्लेस। तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में BMW यानी कि BMS, बर्टोजी, मेंडल और साप्लेस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो स्वांते पावो, जैसे इसके लिए हम कह सकते हैं क्या, मेडिसिन खा के सांस में आराम मिला, ऐसे कहेंगे। तो सांस से याद रखिएगा, स्वांते हो गया, स्वांते पावो हो गया, मेडिसिन से हो गया चिकित्सा। ठीक है, मेडिसिन खा के सांस में आराम मिला, इस तरह से, या सांस पाई से स्वांते पावो हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये भौतिक शास्त्र के लिए, तो भौतिक शास्त्र के लिए आप याद रख सकते हैं क्या, फैक्ट। ठीक है, तो फैक्ट में आपको याद रखना है, फैक्ट में आपको टी को यहाँ से जे बना देना है, फैक्ट हो जाएगा ये। फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट में आपको टी को जे बना देना है। अब एफ से हो गया फिजिक्स, ए से हो गया एस्पेक्ट, सी से हो गया क्लासर, और जे से हो गया जेलिंगर। तो बस याद रख लेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है। BMW फैक्ट्स, सांस में आराम मिला, तो ये हो गया स्वांति पावो। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो अर्थ के डिब्बे में डायमंड बंद। और इसके बाद ये एनी एरोनॉक्स, ये हैं किसमें, साहित्य में, साहित्य की एनी, इतना याद कर लीजिएगा, याद बना रहेगा, साहित्य की एनी। तो बस ये थे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ चीज़ें। अब हम आगे बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की। अगर हम बात करें, वैसे तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी पूछा जाएगा, बट फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसका ये 15वां संस्करण था, इसके प्रायोजक टाटा समूह थे। तो जो फाइनल मुकाबला हुआ वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ। विजेता जो टीम रही वो गुजरात टाइटंस रही, पहली बार विजेता बनी है ये। उप विजेता रही राजस्थान रॉयल्स, 7 विकेट से पराजित हुई। और फाइनल मैन ऑफ द मैच बने हार्दिक पांड्या। उसके बाद अगर हम बात करें, आरामको पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिली, आरामको ऑरेंज कैप जॉस बटलर को। बस इसमें इतना ही याद करने का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगता है जब पढ़ने बैठो, पर फिर भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग बस उतना ही चलेंगे, टाइम वेस्ट ना हो, ताकि अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। तो उसके बाद इतना याद रख लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ। यहाँ पर जो संस्करण है इसका 15वां संस्करण है, प्रायोजक इसके टाटा समूह है। फाइनल मुकाबला जो हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में हुआ। विजेता गुजरात टाइटंस रही। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज जॉस बटलर, और फाइनल मैन ऑफ द मैच बने हार्दिक पांड्या। आरामको पर्पल कैप युजवेंद्र चहल, ऑरेंज कैप जॉस बटलर। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। ये है 94वां ऑस्कर अवार्ड, जो कि सिनेमा से रिलेटेड है। कभी मैंने कुछ पढ़ा था, शायद कहीं पर मुझे क्वेश्चन दिखा था, उसमें ये था कि ऑस्कर अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो सिनेमा से, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर लिया था यहाँ पर। तो आपको भी बता दे रही हूँ कि अगर बाई चांस आ जाता है कि ऑस्कर अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो ये सिनेमा से रिलेटेड है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या रहा। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म बनी वो कोडा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो विल स्मिथ, और सहायक अभिनेता ट्राय कोत्सकर। बिल पे करने का ट्राई किया कोडा के लिए। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, तो आपको याद रह जाएगा। कोडा फिल्म हो गई, और बिल इसके अभिनेता हो गए, ट्राय सहायक अभिनेता हो गए। इसकी एनिमेटेड जो मतलब 1994वां चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म एनकेंटो
सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म ड्राइव माई कार। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टन और सहायक अभिनेत्री एरियाना डिवोर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जेसिका का डिवोर्स हो गया, तो यहाँ पर जेसिका हो जाएंगी क्या अभिनेत्री सर्वश्रेष्ठ और डिवोर्स हो गई अभिनेत्री सहायक। फिर इसके बाद सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर ये समर ऑफ साउल। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। रह गया है क्या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है जैन कैंपियन। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने जिस तरह किया है बस मैंने आपको वो शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर हम 94वां ऑस्कर अवार्ड भी पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं जिसमें है पद्म पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है ये 2022 में दिए गए हैं, 2021 वाले हैं, 2022 वाले अभी नहीं हैं इसमें, तो वो हमें करने भी नहीं है। मे बी उससे क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि अभी तक के जितने भी मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी अभी एनालिसिस किया है मैंने, जो एग्जाम हो चुके हैं अभी तक 17 तक, उनके एग्जाम के जो भी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मैंने अभी दोबारा से रिवीजन करना स्टार्ट किया है। तो उसमें मैंने देखा है कि अभी जो रिसेंटली दिए गए हैं 2022 के लिए, 2023 में जो दिए गए हैं अवार्ड वो शामिल नहीं किए जा रहे हैं, इन्हीं से आ रहा है ये जो 22 में दिए गए हैं। फिर भी आप लोग अपनी तरफ से मेरी बुक में नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा जो रिसेंटली पद्म पुरस्कार हैं वो। तो अगर हम पद्म भूषण की बात करते हैं तो प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, तो इनको मिला है पद्म विभूषण। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे? प्रभा, राधिका, जनरल, कल्याण, ऐसे याद रख लेंगे तो हमें ये चारों अच्छे से याद बने रहेंगे। प्रभा, राधिका, जनरल, कल्याण, तो इस तरह से हमें याद रह जाएगा। और इनमें से ये 3 तो मरणोपरांत है, ये खास बात है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि तीनों को ये 3 जो है पद्म विभूषण इनको मरणोपरांत ही मिला है। तो याद रख लीजिएगा इनको कैसे, प्रभा, राधिका, जनरल, कल्याण, इससे याद आपको रह जाएगा कि पद्म विभूषण किनको किनको मिला है। अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो पद्म भूषण में 17 लोगों को मिला था, ये याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी नंबर पूछ लेते हैं। तो इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये सारे तो नहीं पूछे जा सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो है मधुर जाफरी जो कि यूएसए के हैं, और यहाँ पर 3 यूएसए नागरिकों को जो है सम्मान मिला है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सत्यनारायण नडेला, इनको भी मिला है यूएसए, ये भी विदेशी हैं। सुंदरा राजन पिचाई, ये भी विदेशी हैं। तो इस बार नहीं, 2021 के लिए 2022 में जो पद्म विभूषण 3 विदेशियों को मिला है, तो 3 विदेशी कौन कौन से हो गए? मधुर जाफरी, सत्य नडेला और उसके बाद सुंदर राजन पिचाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है संजय राम राजन, क्योंकि इनको मरणोपरांत मिला है। देखिए आपको याद केवल सारे नहीं करने होते, वही करने होते हैं जो चर्चा में रहे हैं, जिनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मतलब घटित हुआ हो, तो बस वही याद रखना होता है। अब जैसे कि 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो क्या हम 107 लोगों के नाम याद करें? ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं पाता है कि इतने कम समय में 107 याद हो जाए। वैसे अगर 5-6 महीने मिले होते तो शायद हो भी जाता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम केवल उन पर फोकस करेंगे जो इंपॉर्टेंट रहे, जो चर्चा में रहे। जैसे कि नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है भाला फेंक में, आपको जो है पता होगा इसके बारे में। अभी नहीं पता होगा तो ग्रीस ओलंपिक अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम आगे डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसकी वजह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। तो ये चर्चा में रहे हैं, अभी रिसेंट की बात है, इसलिए इनको याद रखना है। इसके बाद अवनी लेखरा, ये पैराशूटर है, राजस्थान की हैं। इन्होंने भी जो है स्वर्ण अवार्ड जीता है, गोल्डन अवार्ड जीता है, इसीलिए इनको भी इनके सराहनीय कार्य के लिए जो है पद्मश्री मिला है। अवनी लेखरा याद रखने वाली बात है। और सावजी भाई ढोलकिया, ये सामाजिक कार्यकर्ता गुजरात के हैं, तो बस इसलिए मुझे लगा शायद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में अजय कुमार सोनकर को मिला है, बस इतने 3 ही याद रखिएगा, बस 3 से काम बन जाएगा और इससे मुझे नहीं लगता कुछ आने वाला है। अगर अब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल। तो यहाँ पर 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका उद्घाटन की ही बात कर लेते हैं। तो इसका उद्घाटन जो किया वो जापानी सम्राट नारुहितो द्वारा किया गया। ये टोक्यो जापान द्वारा 2 बार ग्रीष्म पैरालंपिक का आयोजन हो चुका है। इसका शुभांकर रहा सोमाइटी। इसे चेरी ब्लॉसम की एक प्रसिद्ध प्रजाति सोमियो सिनो से लिया गया है। चेरी ब्लॉसम कहाँ से रिलेटेड है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको सर्च कीजिएगा। आदर्श वाक्य रहा यहाँ का यूनाइटेड बाय इमोशन। एक्चुअली चेरी ब्लॉसम से रिलेटेड मुझे याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मुझे याद आता है तो मैं बताऊंगी, अदरवाइज आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि बाई चांस मैं भूल जाऊँ बाद में मैं सर्च करके अपने लिए देख लूँगी, पर आपको कैसे शेयर करूँगी इसलिए आपको बता दिया है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं गेम डिवीजन के, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, अचीविंग पर्सनल बेस्ट यूनिटी इन डाइवर्सिटी कनेक्टिंग टू टुमारो। ये जो है इसकी गेम विजन है, मतलब ये जो इसकी दृष्टि है किस लिए ये खेल करवाए गए हैं, इनका क्या मोटो रहा, क्या मोटो तो ये रहा यूनाइटेड बाय इमोशन, बट ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम विजेता की बात करें तो इसका चीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने वाला और सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला अगर हम कहेंगे तो 207 पदक से चीन पहले स्थान पर रहा और 124 पदक के साथ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद भारत की अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो भारत जो है 19 पदक के साथ 24वें स्थान पर रहा। फिर अगर हम इसमें बात करें तो इसके उद्घाटन में जो है थीम सॉन्ग की अगर हम बात करते हैं तो कर दे कमाल रहा। उसके बाद इसका उद्घाटन समारोह जो है इसमें जो ध्वजवाहक रहे वो टेकचंद जो कि भाला फेंक एथलीट हैं। उसके बाद समापन समारोह में अवनी लेखरा पैराशूटर हैं, ये समापन समारोह में जो है ध्वजवाहक रही। उसके बाद ये तो आपने देख ही लिया है कि 19 पदक के साथ भारत जो है 24वें स्थान पर रहा, 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य के साथ। कभी कभी ये सीक्वेंस भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखिएगा 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2020 में भारत ने
5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीतकर 24वां स्थान प्राप्त किया। तो अब बस इसमें इतना ही याद रखने का है, बाकी तो बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, अगर हम सब लर्न करने लग जाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना। तो बस इतना याद रखना है। अवनी लेखरा ने स्वर्ण जीता है किसमें, निशानेबाजी में, पैराशूटर है ये, इन्होंने 10 मीटर राइफल्स में जीता है, ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अवनी लेखरा इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हो जाते हैं। बस उसके बाद देख सकते हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग, मैंने तो बस इतना ही किया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे रिलेटेड और ज़्यादा कुछ आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की, तो टोक्यो ओलंपिक में अगर इसका जो मुख्य विषय रहा यूनाइटेड बाय इमोशन, वही जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का था। क्योंकि उसके बाद टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन जो है ओलंपिक कॉल्ड्रन को प्रज्वलित करके किया गया नाओमी ओसाका द्वारा। ये जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं, नाओमी ओसाका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मसाल रिले का आदर्श वाक्य होप लाइट्स ओवर वे रहा, शुभंकर इसका मिराई तोवा रहा। और ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, हो सकता है कि सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटियर, ये अंग्रेजी, इसमें अगर हम इसका जो आदर्श वाक्य ये नया रहा, इसकी जो अंग्रेजी में मीनिंग है वो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर, याद रखने वाली बात रहेगी ये। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहा, और समापन समारोह में केंद्रीय विषय रहा वर्ल्ड वी शेयर। उसके बाद भारत की अगर बात की जाए तो भारत जो है 21वां इसका प्रवेश क्रम था, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ध्वजवाहक इसके पूछे जा सकते हैं कि MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो है इसके ध्वजवाहक रहे, और समापन समारोह में बजरंग पूनिया इसके जो है क्या रहे, ध्वजवाहक रहे। उसके बाद क्या है आगे देखते हैं। ऐसे तो ढेर सारा रहता है, पता ही नहीं चलता क्या क्या पढ़े हैं। फिर भी यहाँ पर हम देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक में जो फर्स्ट स्थान मिला वो संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला। 113 पदक के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट पर रहा। 88 पदक के साथ में 88 पदक के साथ में चीन, और भारत का जो नंबर रहा 7 पदक के साथ में 48वां। टोक्यो ओलंपिक में 48वें नंबर पर रहा भारत, और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भारत 24वें स्थान पर रहा, याद रखना है। और इसका क्रम क्या रहा, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य। जो 1 स्वर्ण मिला है ये किसे मिला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो ये मिला है नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में, ये बस इंपॉर्टेंट है। अगर हम साइक होम मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने रजत जीता है। रवि कुमार दहिया रजत पदक जीता है। PV सिंधु ने भी यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीता है। तो टोटल 7 लोगों ने यहाँ पर पदक जीते हैं, जो 7 लोगों के यहाँ पर नाम है। अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। और आगे बात करते हैं, ये राज्य और राज्यपाल हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा, इसको मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी जो बने हैं 50वें न्यायाधीश बने हैं ये है DY चंद्रचूड़, ठीक है। और 39 अगर 49वें की बात करें तो UU ललित है, याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं R वेंकटरमणि। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला, सॉरी ये तो काफ़ी टाइम पहले के हैं, ओम बिरला। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, ये अभी बने हैं रिसेंटली, तो याद रखने वाली बात है, ये याद रखना है। कैग के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, इसके गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। और यहाँ पर सीडीएस अगर हम बात करें, सेकंड सीडीएस, पहले तो विपिन रावत थे जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सेकंड बने हैं जनरल अनिल चौहान, ये सेकंड सीडीएस हैं। अगर हम यहाँ वायुसेना, नौसेना, थल सेना की बात करें तो यहाँ पर जो अभी इंपॉर्टेंट है वो है जनरल मनोज पांडे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के महानिदेशक समीर वी कामत बने हैं, याद रखने वाली बात है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, याद रखना है। और क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं, नीति आयोग कोई बात नहीं। तो उसके बाद अगर हम देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, न्यायमूर्ति अरुण कुमार, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 15वें वित्त आयोग, ये याद रखना है NK सिंह। 14वें वित्त आयोग YV रेड्डी, ठीक है। 22वें विधि आयोग न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ये भी याद करना है। महिला आयोग रेखा शर्मा। बाल विकास संरक्षण आयोग प्रियंक कानूनगो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग संगीता वर्मा। उसके बाद तो ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश N पटेल, मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। और उसके बाद आपने ये कुछ चीज़ें पढ़ी ली होंगी, जैसे कि CBI के सुबोध कुमार जायसवाल, रॉ के सामंत गोयल, IB के तपंडेका, और CRPF के सुजॉय लाल थाउसेन, SSB के अनीस दयाल सिंह, और यहाँ पर BSF के पंकज कुमार, ITBP अनीस दयाल को ही अतिरिक्त प्रभार मिला है SSB का, सीमा सशस्त्र बल का। और CISF के हैं सीलवर्धन। और उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बस इतना ही रहने दीजिए और अपने अकॉर्डिंग कुछ बहुत चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है जो कि हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो, काम का हो, तो यहाँ तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है। सलाहकार से रिलेटेड और चीज़ें हो सकती थी, वो चीज़ें जरूर से याद रखनी है क्योंकि सलाहकार अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो सलाहकार तो मुझे और कुछ लग नहीं रहा है। एक था क्या, सुरक्षा सलाहकार हो गए हैं ना, सुरक्षा सलाहकार, वैज्ञानिक सलाहकार हुए हैं सोनू सूद है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये हो ही चुके हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो बता दूंगी मैं आपको, और मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बताऊँ, तो बस इतना ही रहने देते हैं इसको।
अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम लोग कहाँ पर, सूचकांक पर। तो कुछ सूचकांक जो कि आ जाती हैं, ये इंडेक्स जो है पूछ लिए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो ये डेनमार्क 8वां स्थान रहा भारत का। डेनमार्क जो है फर्स्ट स्थान पर रहा। मानव विकास सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो ये स्विट्जरलैंड 32वां स्थान, 132वां भारत का रहा। अगर हम बात करते हैं क्या यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, तो जापान इसमें पहला रहा, भारत 54वें स्थान पर रहा। देखिए मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना होता है तो आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल पढ़ लिया कीजिए। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने केवल इंपॉर्टेंट ही मार्क किए, इंपॉर्टेंट ही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो आपको सारा कुछ शो हो रहा है, आप बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए और जो है उसको आगे भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पर्यावरण निष्पादन सूचकांक की, तो यहाँ पर भी डेनमार्क जो है पहले स्थान पर रहा और 180वें स्थान पर भारत रहा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के लिए यूएसए पहले पर और भारत चौथे स्थान पर रहा। और अगर बात करते हैं जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2022, देखिए पहले हमने बात की थी 2023 की, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा था। ये रिसेंट वाली बात है, डेनमार्क पहले स्थान पर। और अगर हम 22 की बात करते हैं तो भारत 10वें स्थान पर था 22 में। अब भारत की पोजीशन थोड़ी अच्छी हो गई है, डेनमार्क जो है अब वापस अपने स्थान पर ही रहा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो फिनलैंड जो है फर्स्ट स्थान पर रहा और 68वें स्थान पर रहा भारत। उसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो भारत 40वें स्थान पर रहा, स्विट्जरलैंड फर्स्ट स्थान पर रहा। वैश्विक युवा विकास सूचकांक सिंगापुर, भारत 122वां। वैश्विक साइबर सुरक्षा यूएसए, भारत 10वां। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, यहाँ पर फिनलैंड, भारत 121वां। भ्रष्टाचार बोल सूचकांक, न्यूजीलैंड फर्स्ट और भारत 85वां। मानव स्वतंत्रता सूचकांक, भारत जो है 119वें स्थान पर रहा। एशिया पावर इंडेक्स 2021 की बात हो रही है यहाँ पर, तो अमेरिका जो है फर्स्ट रैंक पर और जो है भारत 4th रैंक पर। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022, स्विट्जरलैंड फर्स्ट और भारत 101वां स्थान। तो बस सूचकांक से रिलेटेड इतनी ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ कुछ सप्ताह की बात कर लेते हैं। सप्ताह से क्वेश्चन आएगा, निश्चित है आएगा, लेकिन क्या क्वेश्चन आ सकता है क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे तो खुद ही क्लियर नहीं हो पा रहा है मैं पढ़ूँ क्या छोड़ूँ क्या। पर फिर भी मैंने अपने सेंस ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग और कुछ जो अभी एग्जाम रिसेंटली हुए हैं उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मेंशन की हैं। जैसे कि 7वां आयुर्वेद दिवस जो है 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, हर घर हर दिन आयुर्वेदा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। और 7वां भारतीय जल सप्ताह, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह 21 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मनाया गया। भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत, तो ये याद रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं, अगर देखिए आपको सारी चीज़ें शेयर कर दे रही हूँ। मृदा दिवस अगर बात करें 5 दिसंबर को है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को है, बाल दिवस 20 नवंबर को है। वैसे 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, याद रखिएगा, पर ये विश्व बाल दिवस की बात हो रही है। यहाँ पर बात होगी समावेश हर बच्चे के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सतर्कता जागरूकता सप्ताह, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है। 7वां भारतीय जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर 2022 समानता के सतत विकास के लिए। फिर इसके बाद सारी चीज़ें हैं, पता नहीं और क्या आ जाएगा, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। विश्व जल सप्ताह 23 अगस्त से 1 सितंबर तक। यहाँ पर जो हमने भारत का 7वां जल सप्ताह देखा वो 1 से 5 नवंबर है, याद रखना है। और यहाँ पर विश्व जल सप्ताह की बात करेंगे तो 23 अगस्त से 1 अगस्त तक है। उसके बाद राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर है। उसके बाद सप्ताह तो निश्चित आएगा, मुझे पता है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 4 जुलाई से 9 जुलाई तक है, तो इसकी सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। डिजिटल इंडिया कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम बात करें गरुण और वरुण और ये शक्ति, ये तीनों याद रखना है आपको। गरुण, वरुण और शक्ति ये किसके हैं? ये हैं भारत और फ्रांस के बीच के युद्धाभ्यास, ये के बीच सैन्य अभ्यास हैं। भारत एवं फ्रांस के बीच गरुड़, वरुण और शक्ति 3 ये सैन्य अभ्यास हैं, जिसमें से गरुड़ कहाँ हुआ? गरुड़ हुआ जोधपुर वायु सेना स्टेशन, राजस्थान में। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सिम्बेक्स की, तो सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच विशाखापत्तनम और इसका द्वितीय चरण बंगाल की खाड़ी में। प्रथम चरण और द्वितीय चरण 2 चरणों में हुआ है। सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत के बीच। सिम्बेक्स याद रख सकते हैं, सी से सिंगापुर और भा से ब से भारत, तो वो हो ही रहा है। और यहाँ पर जिम्बेक्स की अगर बात करते हैं तो भारत और जापान, अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें पिच ब्लैक की, तो ये ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो है वायुसेना के बीच में होता है। यहाँ देख सकते हैं वायुसेनाओं के बीच में ये अभ्यास चलता है। ये अभ्यास डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ, 2 वर्ष में एक बार होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं समन्वित गश्त, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच, अंडमान सागर एवं अलास्का जलडमरू मध्यम नौसेना के बीच हुआ। खंजर की अगर हम बात करते हैं तो भारत और किर्गिस्तान। युद्धाभ्यास संप्रीति एक्स की बात करते हैं तो भारत एवं बांग्लादेश। वरुण का तो मैंने आपको बता दिया है, भारत एवं फ्रांस। अभ्यास डस्टलिक उज्बेकिस्तान और भारत के बीच है, डस्टलिक उज्बेकिस्तान और भारत के बीच। यांगी यार्की क्या है, ये यांगी यारिक उज्बेकिस्तान थल सेना में हुआ, ठीक है। लामित की बात करेंगे तो भारत एवं सेशेल्स। उसके बाद बात करते हैं किसकी? अभ्यास मिलन की, तो बहुपक्षी ये सैन्य अभ्यास में 40 से अधिक देशों ने भाग लिया था, विशाखापत्तनम में हुआ, नौसेना के बीच हुआ ये अभ्यास। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पासेक्स की, तो ये भारत एवं रूस के बीच का अभ्यास है। और सिटमैक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए सिमेक्स अगर आएगा, केवल सिम्बैक्स आता है तब आपको भारत और सिंगापुर याद रखना है। अगर सिट मैक्स आता है तो यहाँ पर सी से आ जाता है सिंगापुर, टी से आ जाता है थाईलैंड, मैक्स से तो भारत हो ही गया, है ना। तो सिट मैक्स से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में हुआ। और समन्वित गश्त भारत एवं थाईलैंड 32वां।
बस अगर अभ्यास पोंकर की बात करते हैं तो भारत एवं यूके। ठीक है, तो बस इतने ही अभ्यास थे जो कि आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो कम से कम समझ में आ जाता है ऑप्शन देखकर। अगर हम आगे बात करते हैं तो सम्मेलन एवं बैठक की बात हो रही है। तो यहाँ पर सम्मेलन एवं बैठक में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये इंदौर मध्य प्रदेश 8 जनवरी 2023 में। इसकी थीम क्या रही, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। इसमें जो अतिथि रहे वो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि रहे। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड शायद में कुछ था क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, डब्ल्यू वाटर वर्ल्ड कांग्रेस, ये वाला भी याद रखना है, कोपेनहेगन डेनमार्क में। इसका वाटरफॉल स्मार्ट लिवेबल सिटीज़। गैस्ट्रेक की बात करते हैं तो फिएरा मिलानो इटली। स्वास्थ्य सबल भारत सम्मेलन न्यू दिल्ली। नेशनल कैंपेनिंग फॉर बॉडी ऑर्गेन्स डोनेशन। चौथा इंडियन क्लीन बेंगलुरु कर्नाटक में। विश्व शहर शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ 31 जुलाई से 3 अगस्त तक। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, खारची पूजा महोत्सव, है ना, ये अगरतला त्रिपुरा से रिलेटेड है। खारची महोत्सव जो होता है, खारची महोत्सव जो है त्रिपुरा से रिलेटेड है, ये अगरतला। ठीक है, तो इतना याद रखना है। और देखते हैं पीछे है क्या, हाँ है तो सही। और देखते हैं कौन सी बैठक इंपॉर्टेंट हो सकती है। नाटो की शिखर सम्मेलन बैठक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ये मैड्रिड स्पेन में हुई, मैड्रिड स्पेन में अभी होनी हो या हो चुकी हो, आई डोंट थिंक सो। अभी हो चुकी है ये, जब 2022 से तो हो ही चुकी होगी और क्या, है ना। फिर इसके बाद G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022, ये स्लॉस एलमाउ जर्मनी में। तो यहाँ क्या था, ये जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, 12वां इंडिया केम 2022, ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में। इसकी थीम थी विजन 2030 केम एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। 12वां सम्मेलन आएगा नहीं। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन की अध्यक्षता में वर्चुअली हुआ। यहाँ पर वैश्विक विकास के लिए नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा दिया। फिर हम कौन है, अच्छा, फिर हम 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये इसकी मेजबानी जो है श्रीलंका ने की। थीम रहा क्या, टुवर्ड्स अ रेजिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, हेल्दी पीपल। फिर इसके बाद 16वां भारतीय डीजल शिखर सम्मेलन, ये भी वर्चुअली हुआ। ये इसकी थीम रही क्या, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। भारतीय राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये पुडुचेरी में हुआ। थीम रही सक्षम युवा सशक्त युवा। ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये हैदराबाद में हुआ, याद रखना है। भारत का टिकेट महामारी के बाद विश्व में डिजिटल प्रशासन, इसकी थीम रही। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन अबू धाबी यूएई में हुआ। इसकी थीम रही इंडियन ओशियन इकोलॉजी इकोनॉमी एपिडेमिक। बस इतना ही आपको याद रखना है। एक बार आपने अगर इसको पढ़ लिया है तब भी आपको आंसर फाइंड आउट करने में परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो बस अब हम बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की, यानी कि इंटरनेशनल अवार्ड्स की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें सखारोव पुरस्कार, तो यूक्रेन के बहादुर लोगों को ये तो वैसे ही याद हो जाएगा। बुकर पुरस्कार 2022 श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलक को, ये याद रखना है। ठीक है, ये 7 मून्स ऑफ माली अडमीरा, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद क्या है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले की सहायक प्रोफेसर यूकिंग तांग को मिला। ठीक है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला, यूकिंग तांग को। नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला, एंजेला मर्केल को। गार्डन बर्न प्राइज 2022 किसको मिला, प्रीति तनेजा को, आफ्टर माथ, उनकी पुस्तक के लिए। आफ्टर माथ, ये पुस्तक भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, पेन पेंटिंग पुरस्कार किसको मिला, मेलोरी ब्लैकमैन को। डबलिन लिटरेसी पुरस्कार किसको मिला, एलिस जेनेटर को, उनके उपन्यास द आर्ट ऑफ लूजिंग के लिए। ये उपन्यास भी आपको याद करने हैं क्योंकि हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए। फुफुओका पुरस्कार ये जापान के हायास्की को मिला, बस इतना याद रखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर हम आगे बात करते हैं, विटले अवार्ड प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा को मिला, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का रही, 2021 की बात हुई है, 2022 की बात नहीं हुई है, याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो ये अमेरिकी कर्तक के डेनिस पार्नेल सुल्विन को मिला। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार की बात करते हैं तो बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट देइबेदो फ्रांसिस केरे को मिला। किसको मिला, फ्रांसिस केरे, आपको फ्रांसिस केरे याद रखना है, फ्रांसिस केरे। प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसको मिला, डॉक्टर भूषण कुमार चंडीगढ़, और श्रेणी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात की ये श्रेणी है। फिर इसके बाद मिस यूनिवर्स 2021 की बात करेंगे तो हरना सिंधु, ये पहले ही पता है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, ये मिला विरल देसाई, भारत के हैं। तो बस आपको इतने ही याद रखने हैं, और वैसे अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, पर मुझे नहीं लगता सारा कुछ आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। बस इतने में से जो आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा एटलीस्ट आप ऑप्शन एलिमिनेट करने में जो है कैपेबल हो पाएंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी अंतर्राष्ट्रीय के बाद अब राष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड्स देख लेते हैं। बिहारी पुरस्कार 32वां बिहारी पुरस्कार मिला माधव हाड़ा को 2022 के लिए, उनकी कृति पचरंग चोला पहन सखीरी, उनकी कृति भी याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान किसको मिला, अजीत अंजुम, आरफा खानम शेरवानी, तो 21-22 दोनों के लिए दिया है। इसके बाद कर्नाटक रत्न पुरस्कार मिला है प्रसिद्ध अभिनेता
किसको? राजकुमार को मरणोपरांत। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, ये आशा पारिक को मिला, अभिनेत्री है बॉलीवुड की, याद रखने वाली बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं व्यास सम्मान की, तो व्यास सम्मान मिला है किसको? असगर वजाहत को, उनके नाटक महाबली के लिए, ठीक है। उसके बाद मिस फेमिना अवार्ड कर्नाटक की सिनी सेठी बनी है। मिसेज इंडिया मुंबई की सरगम कौशल बनी है 2022-23 के लिए। ओ हेनरी पुरस्कार बांग्ला लेखक अमर मित्रा को मिला है। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है किसको? संजीत नार्वेकर को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करें, अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। 31वां सरस्वती सम्मान मिला है किसको? रामदास मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ के लिए, उनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफा जौहरी को मिला है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को मिला है। असम वैभव सम्मान रतन टाटा को मिला है। फिर हम बात करेंगे किसकी? पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट रही। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को मिला है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को मिला है। देखिए दोनों याद रखिएगा, 22 को मिला है, 22 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर मावजो को, और 21 का मिला है नीलमणि फूकन जूनियर को, तो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? गांधी शांति पुरस्कार की। तो यहाँ पर ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सैयद अल को मिला है, और 2019 के लिए, 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए मिला है, ठीक है ना। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, ये याद रखिएगा, स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड जगनमोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बस इतना ही काफ़ी है। अगर हम आगे बात करते हैं आगामी खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है उनमें से, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में होंगे, और BWF चैंपियनशिप जो होगी कोपेनहेगन डेनमार्क में। उसके बाद विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद हम बात करते हैं 25वां शीतकालीन ओलंपिक मिलान इटली में होगा। 19वें एशियाई खेल हांगझोउ चीन में होंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2023 में होने वाले गोवा में होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में होंगे। उसके बाद हम बात करें 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ICC से रिलेटेड नहीं, एशिया कप से अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान, ठीक है ना। और बाकी आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग भी, बाकी मुझे तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कुछ भी। और 21वें एशियाई खेल दोहा कतर में होंगे, ये याद रखने वाली बात हो गई है। जैसे फीफा अंडर 17 विश्व कप पेरू में होंगे। फीफा 20 महिला विश्व कप कोस्टारिका में होंगे। उसके बाद क्या बात कर सकते हैं, 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 32, क्योंकि अभी 32वां हुआ है ना, 32वां हुआ था। अभी जो हमने देखे थे हम लोगों ने, वो देखे थे कौन से? 16वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक देखे थे, है ना। तो ये जो 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो कहाँ? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। तो और आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बाकी मेरे अकॉर्डिंग इतना ही इनफ है। अब देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो शेयर कर रही हूँ, अदरवाइज मैं अपने सेल्फ नोट से कुछ बहुत चीज़ें आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे सेल्फ नोट्स हैं। तो जितना मैंने अभी आपको बुक में पढ़ाया है, वो बुक से ही मैंने अपनी नोटबुक में एकदम शॉर्ट फॉर्म में नोट किया हुआ था। वो सारी चीज़ें जो चीज़ें मैंने आपको अभी बता दी हैं, जैसे देख लीजिए, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ छुपा लिया, इस वजह से मैं दिखा दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सारी चीज़ें, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए मैंने जितनी भी चीज़ें नोट की हैं आपको दिखाई हैं, बताई हैं। फिर इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो है क्या? इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हैं इसके अंदर, वो अभी मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो आपको बता चुकी हूँ, शायद से कम भी मैंने नोट किया है। कुछ सूचकांक भी मैंने नोट किए थे, वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो है वो ये हैं, जो कि मैंने एनालिसिस जो देखा था उससे चीज़ें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नोट की हैं। जैसे कि पर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कंचोथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। लोसांग महोत्सव सिक्किम। त्रिशूर पूरम उत्सव यह है केरल का। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का है। उसके बाद अगर हम योजना की बात करते हैं तो पुनरुत्थान वितरण योजना विद्युत मंत्रालय की है। श्रेष्ठ योजना आवासीय और अधिकारिता मंत्रालय आवासीय शिक्षा योजना है ये। इसके बाद अगर हम रैंप योजना की बात करते हैं तो MSMI क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये जो योजना है ये चलाई गई है। पुदुमाई पैन ये तमिलनाडु की है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पुदुमाई पैन की योजना जो है तमिलनाडु की है, ध्यान रखिएगा। कुछ हम पुस्तकों की बात कर रहे हैं। द जर्नी ऑफ अ नेशन ये संजय बारू की पुस्तक है। द मैकमोहन लाइन ये JJ सिंह की है। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस राजीव भाटिया की है। डिग्निटी इन डिजिटल एज रॉ खन्ना की है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये मेजर यादव की है। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी सौम्या सक्सेना की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये नवदीप सिंह गिल की है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म F बना है, थोड़ा सा राइटिंग पे गौर मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म UP ये शांतनु गुप्ता की है। विल पावर ये सुजाई मारी जने की है। अम्बेडकर अम्बेडकर एक लाइफ ये शशि थरूर की पुस्तक है। तो बस इतनी चीज़ें मैंने और एक्स्ट्रा में नोट की हुई थी, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। उसके बाद ये तो केवल टॉपिक्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आप सोचें तो दिखा दे रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये मैंने टॉपिक इसलिए नोट किए थे क्योंकि लास्ट आवर जो है मुझे इन चीज़ों से कुछ चीज़ें जो है रिवाइज करनी होंगी, तो मैंने इसलिए नोट कर लिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग। तो बस इतना था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से अपनी जो भी इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम से रेलिवेंट
हैं वो आप सबके साथ शेयर की हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का करंट अफेयर आना है तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ आ सकता है। अगर आ भी गया तो क्या ही कर लेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए कितना पढ़ेंगे करंट अफेयर, है ना। तो इतना ही पढ़ लिया है जिसमें से काफ़ी कुछ हमें मिल जाएगा, और कुछ चीज़ें ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प कर देंगी, और कुछ चीज़ें जो है डायरेक्ट भी मिल सकती हैं। ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी विश है आप सबके लिए भी और मेरे लिए भी। और प्लीज़ जिनका भी 21 को एग्जाम है वो ये सीरीज़ जरूर से देख के जाइएगा, और अगर आपको इससे कुछ भी हेल्प मिलती है प्लीज़ आप अपने एग्जाम के बाद ज़रूर से कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिली, क्या क्या चीज़ें आपको इस सेशन से हेल्पफुल रहीं। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट रिवीजन के साथ। तो आज का रिवीजन बस इतना ही, और भी जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगती हैं आप भी अपने अकॉर्डिंग रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ये मेरी पर्सनल चीज़ें थी, मेरे पर्सनल नोट्स थे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने आपको ये चीज़ें जो है रिवाइज कराई हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट पैनिक। ओके।